चलो, तो हम लोग जो है अब पढ़ते हैं आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में इन्होंने क्या किया, तो कारखाना, रेलवे, बैंक और खान और जंगल सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी कि जितना भी चीज़ें थी सबको इन्होंने सरकारी कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब समझा, सबको सरकार का संपत्ति हो गया। सब जितना भी निजी कारखाना था, पूंजीपतियों का था, ये सबको क्या किया उन्होंने, अपने हिसाब मतलब क्या किया, ले लिया अपने कब्जे में, सरकार के कब्जे में, ठीक है। और ये सारा चीज़ों को क्या क्या राष्ट्रीयकरण कर दिया। दूसरा, सामाजिक सुधार। इन्होंने सामाजिक सुधार क्या किया, तो बात को समझो। कहता है कि नारियों को समानता का अधिकार, जितना भी स्त्रियां थी, नारियां थी, सबको क्या किया, समानता का अधिकार दिया। देखो रूस में बहुत जल्दी नारी को जो है समानता का अधिकार मिल गया, जबकि फ्रांस में क्या हुआ, लड़ते लड़ते वो लोग को 1940 में भारत की आज़ादी से 1 साल पहले वहाँ जो है स्त्रियाँ जो थी, नारी जो थी, उसको क्या मिला, अधिकार, वोटिंग राइट मिला। लेकिन यहाँ देखो शुरू में नारियों को समानता का अधिकार, सामाजिक लेवल पे इन्होंने ये किया। उसके बाद धार्मिक आज़ादी, तुम पढ़ा होगा कि जार निकोलस जो क्या धार्मिक आज़ादी, अच्छा शिक्षा में सुधार पढ़ते, तो धार्मिक आज़ादी क्या था ये बात को समझो। तुम सुना होगा कि जार निकोलस द्वितीय ने रूसीकरण की नीति लाई थी। क्या लाई थी, रूसीकरण। उसमें सबको बोला था कि रूस का जो माइनॉरिटी है, देखो कोई भी देश में होता है ना, उसमें एक माइनॉरिटी होता है, एक मेजोरिटी होता है। माइनॉरिटी का मतलब होता है जिसकी संख्या कम होती है, और मेजोरिटी का मतलब होता है जिसकी संख्या ज़्यादा होती है। जैसे अगर भारत की बात करो, इंडिया की बात करो, तो यहाँ पे हिंदू क्या है, मेजोरिटी है, और इसके बाद जितना भी धर्म है वो क्या है, माइनॉरिटी है। बात को समझ रहे हो। तो माइनॉरिटी तुम देखता होगा, नहीं लिखा है मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज, यानी उनको क्या कहा गया यहाँ, माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक नहीं कहते हो, तो उसी को माइनॉरिटी कहा जाता है। तो देखो यहाँ कहता है कि धार्मिक आज़ादी, यानी कि सबको बोला गया कि जो रूसीकरण की नीति के थ्रू जो बोला गया था, जो मेजोरिटी में यहाँ है रूस में, बोला गया था जार निकोलस द्वितीय के द्वारा कि रूस में जो मेजोरिटी है, यानी कि जिसका संख्या अधिक है रूस में, जो रूस का जो मूल निवासी है, उसी के धर्म को सबका पालन करना पड़ेगा। चाहे जो भी धर्म रूस का रहे, उसमें सबको एक ही धर्म मानना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, लेनिन ने इसकी आज़ादी दे दी। बोलिए कोई ज़रूरी नहीं है, आपको अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी है, पूरा स्वतंत्रता है। आगे उसके बाद शिक्षा में सुधार किया, यानी कि शिक्षा में जगह जगह स्कूल खुलवाया, यूनिवर्सिटी खुलवाया, कॉलेज खुलवाया, हर बच्चे को स्कूल जाना अनिवार्य किया, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, शिक्षा में सुधार किया। दूसरा, प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में इन्होंने क्या किया, तो जितना भी शुरू में अधिकारी था, बड़े बड़े पोस्ट पे था, सबको इन्होंने हटा दिया, और सभी पोस्ट पे उसको हायर किया जो कि क्या था, लेनिन का विश्वसनीय था, जिस पे कि लेनिन को विश्वास था। सब पे इसको इन्होंने भर्ती किया, किसको, नया नया आदमी को, और वो सब बाहर कर दिया जो पहले का आदमी था। उसके बाद नया संविधान, इन्होंने क्या किया, संविधान को नए तरीके से बनाया। बात समझ रहे हो, संविधान को इन्होंने क्या किया, नए तरीके से। तो इतना जो है मतलब इन्होंने क्या किया कि सामाजिक सुधार किया। उसके बाद नई आर्थिक नीति लाया, जिसको हम लोग NEP कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, नई आर्थिक नीति लाया। अब समझेंगे कि न्यू आर्थिक नीति क्या थी, ठीक है। तो कहा जाता है कि अनाज की जबरन उगाही बंद। यहाँ से बात को समझो, इन्होंने क्या किया था, लेनिन ने क्या किया, जब शुरू में आया ना, तो जितना कि खेत था ना, जितना किसान था ना, किसान का सारा खेत अपने कब्जे में ले लिया, सरकार को ले लिया, और सरकारी कब्जे में ले करके किसान को बोला गया कि आपको जितना खाने लायक संपत्ति चाहिए ना, धन मतलब खाने लायक अनाज चाहिए ना, उतना आपको मिल जाएगा, और बाकी बात सब अनाज आपसे क्या कर लेगी, किसान सरकार ले लेगी। अब क्या हुआ जानते हो, किसान सोचा कि हम कम पैदावार करें या ज़्यादा करें, हमको तो खाने योग्य मिल ही जाएगा। बात समझ रहे हो। इसका बड़ी खतरनाक ये था, ये जो लगा था ना, मतलब राष्ट्रीयकरण की नीति, जिसमें कि सारा खेत ले लिया किसान से, सारा फैक्ट्री ले लिया किसान मतलब पूंजीपतियों से, और फैक्ट्री का जितना मजदूर था ना, सबको क्या कर दिया, अब सब मजदूर को जो है ना सरकारी कर दिया। तो अपने यहाँ भी देखता होगा कि जैसे सरकारी टीचर होता है और प्राइवेट टीचर होता है, तो दोनों में कितना अंतर होता है। क्या अगर प्राइवेट टीचर की तरह सरकारी टीचर काम करने लगे, तो फिर हम लोग का खाना पीना क्या हो जाएगा,
बंद हो जाएगा। तो सरकारी टीचर और प्राइवेट टीचर में अंतर होता, तो वही बात यहाँ पे हो गया। ये राष्ट्रीयकरण की नीति जो लाया था ना इससे पहले, और उसका जो मतलब उसमें क्या हुआ कि दिक्कत आ गई, कारखाना में सब सोने लगा, अच्छा बेटा ठीक है, नींद टूटले रे, हाँ ठीक है, मज़ा लेने लगा सब, बात समझ रहे हो। कुछ सोचा था पैसा तो हमको मिलना ही है। किसान भी वही काम करने लगा, बोला कि हम चाहे पैदावार करें या ना करें, हमको क्या है कि मतलब खाने के लिए तो मिलने करेगा। तो इन्होंने क्या किया, न्यू आर्थिक नीति में बोला कि अनाज वो लोग पैदा नहीं ना करता है, उसे जबरन छीन के लाओ। क्यों नहीं पैदा करेगा, हाँ होशियार बनता है, डिजाइन दे रहा है, उसको क्या किया, बोला कि जबरन उसे जो है मतलब छीन करके लाओ। और उसके बाद क्या कहता है, अनाज की जबरन उगाही बंद। इसको क्या किया था कि लाना बंद स्टार्ट कर दिया था। तो जब जबरन छीनने लगा ना, तो किसान इससे जो है ना बड़ी आक्रोशित हुआ, ठीक है, और वो अपना फसल को जलाना स्टार्ट कर दिया खेते में। और कहा जाता है इतना फसल को जलाया, इतना फसल को जलाया कि वहाँ जो है ना खाद की बहुत कमी हो गई थी। कहाँ, तब ये लाया कौन, नई आर्थिक नीति। तब इन्होंने क्या किया, नई आर्थिक नीति लाया। और नई आर्थिक नीति में क्या किया कि अनाज की जबरन उगाही को बंद किया। बोला कोई बात नहीं, आपको इसको जो है ना मतलब जबरन उगाही बंद किया। और उसके जगह पे क्या किया, ज़मीन किसानों का हो गया, किसान को दे दिया ज़मीन। बोला कि देखो ये ज़मीन आपका है, आप इस पे जितना पैदावार कर सकते हो, जितना अनाज उपजा सकते हो, बस एक लिमिट जो है, एक उसका कोई मतलब लिमिट तय किया गया कि आप इतना सरकार को दो, इसके बाद आप जितना मतलब उगा सकते हो। अब देखो ये कितना अच्छा नीति हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी तरह से क्या किया, अनाज का जबरन उगाही बंद करके ज़मीन किसानों का दे दिया। लेकिन देखो ध्यान रखें, ये व्यवहारिक रूप से है, ये क्या है, व्यवहारिक रूप से है, यानी आप उस ज़मीन को बेच नहीं सकते हो, सिर्फ आपको सारा चीज़ करो उस ज़मीन पे, लेकिन आप जो है बेच नहीं सकते हो। दूसरा, व्यक्तिगत कारखाना चलाने की अनुमति, यानी नई शिक्षा नीति में, जहाँ की इस पहले आर्थिक व्यवस्था में क्या था कि सारा मतलब इसको क्या कहते हो, जितना भी फैक्ट्री था सब फैक्ट्री को ले लिया गया सरकार के कब्जे में। अब की बार बोला नहीं, व्यक्तिगत कारखाना चलाने की अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त पे, उस कारखाना में 20 से क्या हो, मजदूर कम हो, आप जो है चला सकते हैं कारखाना। उसके बाद बीमा एजेंसी की स्थापना, नया अनुमति 20 से कम, ये बता दो दिए। उसके बाद कहता है विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति। अब देखो विदेशी पूंजी की निवेश की अनुमति क्या हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि विदेश में जितने आदमी रहते थे, विदेश के आदमी को, दूसरे देश वालों को भी बोला कि आपको अनुमति है, आप मेरे देश में आकर के कारखाना लगा सकते हैं, उद्योग धंधा कर सकते हैं, बस इसके बदले में जहाँ हमारा ज़मीन पे रहोगे, तो जहाँ कारखाना लगाओगे तो वहाँ से क्या करो, हमको सिर्फ उसका टैक्स दे दो और तुम जो है अपना कर सकते हो। इससे क्या होगा कि यहाँ का आदमी ज़्यादा मतलब बेहतर होगा, कहाँ का, रूस का आदमी, क्योंकि उसको काम ज़्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद जब ये जाने लगेगा यहाँ से कौन, ये विदेश वाला, तो ये जो पूंजी निवेश क्या का कारखाना का लोहा उखाड़ के ले जाएगा, हाँ कहेगा कि नहीं हमरा दे, नहीं देबू, बात समझ रहे हो, ऐसा कहेगा कि नहीं हमरा दे, वो की करेगा, आराम से अपना जाएगा, जो कमाया वहाँ से निकलेगा, झोला पोता ले निकल, ठीक है। चलो उसके बाद बीमा एजेंसी की स्थापना। बीमा एजेंसी समझते हो, अभी भी अपना लोग ना इंश्योरेंस करवाते हो, बीमा करवाते हो, जीवन बीमा, भारत निगम बीमा नहीं कहता है, वही सब LIC। तो वो यहाँ भी देखो बीमा एजेंसी की स्थापना किया, बैंकिंग का प्रसार किया, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक खुलवाए और उसका क्या किया, प्रसार किए। विदेशी नीति, अब देखो इतना सा पढ़ लिए थे हम कि नई शिक्षा नीति क्या थी और नई आर्थिक नीति क्या थी। तो नई आर्थिक नीति हम यहाँ से पढ़ लिए। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे विदेशी नीति। विदेश नीति इसका क्या थी, तो विदेश नीति को समझो, कहा जाता है गुप्त संधियों की समाप्ति। आप कहोगे सर गुप्त संधि क्या है, तो गुप्पे गुप चुपे चुप, जो मतलब संधि लोग किया था कि जब संधि जो किया था ये लोग, बात तो समझ रहे हो, कि हम आपको कोयला देंगे, इसके बदले में आप पेट्रोल दीजिएगा, या फिर आपको ये सामान आप मेरे यहाँ बेचिए, इसके लिए आपको टैक्स नहीं लगेगा, और हम आपके यहाँ जा कर के क्या करेंगे, दूसरा सामान बेचेंगे, उसमें भी टैक्स नहीं देंगे। ये आया कहा, बोला ये सब चल तेरी मेरी, ख़त्म, समाप्त कर दिया।
बोला ये सब डायलॉग बंद करो। उसके बाद बोला कि जो भी जार निकोलस द्वितीय संधि किया था वो सारा चीज़ को हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। राष्ट्रीयता की सिद्धांत, राष्ट्रीयता की सिद्धांत मतलब समझते हो, अपने राष्ट्र को जो है मतलब इन्होंने क्या किया, एक किया। उसके बाद साम्राज्यवाद विरोधी नीति, साम्राज्यवाद ये बोला कि जो देश दुनिया में, साम्राज्यवाद क्या होता है, दूसरे देश पर कब्जा करके, जैसे अपना लोग अंग्रेज के संगुल में थे तो वो लोग इंग्लैंड से आकर के हम लोग पे क्या किया था, कब्जा कर लिया। तो बोला जो देश किसी देश पे कब्जा किया है ना उसका हम विरोध करेंगे, और हम कब्जा तो करेंगे ही नहीं। दूसरा चीज़ साम्राज्यवाद का क्या किया, विरोध नीति अपनाया। दूसरा चीज़ कॉमिंटर्न की स्थापना। आप देखो बोलेगे सर कॉमिंटर्न क्या थी, समझ रहे हो, तो जितना भी सर्वहारा वर्ग जो था ना, मतलब किसी भी देश में जितना भी सर चूँकि सर्वहारा वर्ग का था, मजदूर किसान खेतिहर सबका ही था ग्रुप, तो बोला गया कि जितना भी सर्वहारा वर्ग किसी भी देश में है, चाहे दुनिया का कोई देश हो, अगर उसमें उसके साथ कहीं पे दुर्व्यवहार हो रहा है या उसके साथ अन्याय हो रहा है तो हम वहाँ के सरकार से बात करेंगे और उसको जो है मतलब सुलझाने का कोशिश करेंगे। बात को समझ रहे हो। तो कॉमिंटर्न की स्थापना क्या थी समझा, इसकी स्थापना 1919 में मॉस्को में हुआ था। कहाँ हुआ था, मॉस्को में। ये क्या था, तो किसी भी देश में इन्होंने बनाया, लेनिन ने बनाया था और बोला था कि किसी भी देश में अगर सर्वहारा वर्ग जो है इस पे अगर किसी तरह का बात आता है या इसको किसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा तो हम उसके साथ क्या होंगे, खड़ा होंगे और वहाँ की सरकार से बात करेंगे। समझा बात को इतना दूर, कहीं दिक्कत है किसी को नहीं। चलो आगे। बीमा एजेंसी ने समझाया कि बीमा मतलब अभी जीवन बीमा जो आता है, जो तुम अपना बीमा करवाते हो, इंश्योरेंस करवाते हो, यही तो है। आगे देखो, बोल्शेविक क्रांति के महत्व एवं परिणाम। बोल्शेविक क्रांति का महत्व और परिणाम क्या था रे, छछुंदरे है, अच्छा नहीं फेंक उठा बहन, मुंह में लेता, यही सब बच्चा बचपन में करता होगा। बागल कहीं महागधा रे, ध्यान दे। कथा कि बोल्शेविक क्रांति के महत्व एवं परिणाम। बोल्शेविक क्रांति का महत्व क्या था और इसका परिणाम क्या हुआ। कथा कि जारशाही का अंत, जार निकोलस द्वितीय जितने भी जारशाही तेरी मरी कर सबका क्या हो गया, अंत हो गया। बोला सब चल बैठ घर में आराम से। और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद की स्थापना। अधिनायकवाद का मतलब कि पहला नंबर गरीब उरीब पहली बार आया, जो कि हम श्योर है चल निकल तू लोग। तो मतलब क्या देखो, जारशाही का अंत, जारशाही का अंत मतलब हुआ जितना भी जार था, जार निकोलस जो चलते आ रहा था कितना दिन से, जार प्रथम, जार द्वितीय, जार तृतीय, उसको सबको गरम तृतीय ही कर दिया। ठीक है, यानी कि जारशाही का क्या हो गया, अंत हो गया। और उसके बाद सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। अधिनायकवाद मतलब होता है कि पहली बार जो है किसी छोटे तबके के आदमी का, छोटे ग्रुप्स के आदमी का, किसान का, मजदूर का अगर कहीं पहली बार सरकार बना था तो वह कहाँ बना था, रूस में बना था। समझा। तो स्थापना, नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। नया आर्थिक व्यवस्था आया, ये लोग बोल्शेविक क्रांति के कारण आया, नया न्यू आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। उसके बाद रूसीकरण की नीति का त्याग। रूसीकरण की नीति क्या कहता था कि जो है एक धर्म मानोगे, एक भाषा मानोगे, एक खान पान खाओगे, थोड़ा कुकर जाके चेक करेंगे कहीं मीट तो नहीं बनाया है। बात को समझ रहे हो, इस सब का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, तुम लोग इधर सुना होगा अपने यहाँ भी गड़बड़ हुआ था। राहुल गांधी जब लालू यादव के यहाँ बनाया था मीट, तो बीजेपी वाला बोला कि मीट काहे खाया, तो कहा थोड़ा राज में बसते हैं, खाएंगे। अरे जिस, अब मान लो ईश्वर जो भी है उनको मानने का अपना अपना अधिकार है। हम अपने ईश्वर को, एक बात याद रखना, जो आदमी ज़्यादा ईश्वर के बारे में बोलता है ना, समझ जाओ वो कम में मानता है। जो दिल मानता है यहाँ है, ईश्वर कहाँ है, कोई निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है। तो फिर उसमें दिखाने का क्या जरूरी है, चंदन लगा के हम अपना ईश्वर को दाले भात चोखा खिलाएंगे। हम जाने थोड़ा लड्डू है चढ़ा तू, मेरे पास नहीं है, गरीब आदमी है। चलो, रूसीकरण की नीति समझ गया, इसमें आज़ादी दे गया, रूसीकरण की नीति की त्याग कर दिया गया, यानी कि सबको इस रूसीकरण की नीति को ख़त्म करके सबको आज़ादी दे गया कि आप जिस धर्म को मान सकते हैं, कोई बात नहीं, स्वतंत्रता है, खाने की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता है, सोने की स्वतंत्रता है, जितना मन उतना
सुतल। चलो आगे, विश्व पर प्रभाव, इसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो आगे पढ़ना है, लेनिन के बाद सोवियत संघ, यानी लेनिन बेचारा इतना काम किया तो ये जाएगा भी ना कहाँ मिलने, बात को समझ गया। तो जब इनके मरने के बाद क्या हुआ इस बात को हम लोग समझते हैं। तो लेनिन के बाद आया बाबू वहाँ आया सत्ता में स्टालिन। कौन आया? स्टालिन। ये जो नाम से तुमको स्टालिन दिख रहा है ना, ये रहिए में सही में ये जो है ना स्टील जैसा था इसका विचार। ये एकदम तगड़ा, लेनिन तगड़ा, ये भी किसी को बुझता सूझता नहीं था। ये आया जब तो इन्होंने क्या अर्थव्यवस्था में इन्होंने सुधार किया और तेल कोयला स्टील प्लांट लगवाया, शिक्षा में सुधार करवाया, श्रमिकों की स्थिति में सुधार करवाया। कौन? स्टालिन। ये कब आया? तो लेनिन के बाद आया कौन? स्टालिन। समझ बात को समझ रहे हो? चलो तो इसके बाद जो है हम लोग अगला वीडियो देखते हैं, जस्ट आपको जो है आगे देते हैं, ठीक है। अगला हम चलो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं है। चलो।